Chapter 6 Population. Can you imagine a world without human beings who would have utilized the resources and created social and cultural environment? तो क्या आप एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर सकते हो बिना ह्यूमंस के? नहीं. Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? कौन है जिसने रिसोर्सेज को यूज़ किया है, सोशल एनवायरनमेंट को, कल्चरल एनवायरनमेंट को किया है? ऑब्वियसली ह्यूमंस ने किया है. द पीपल आर इम्पॉर्टेंट टू डेवलप द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी. तो इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, सोसाइटी को, समाज को डेवलप करने के लिए पीपल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. द पीपल मेक एंड पीपल बनाते हैं एंड यूज़ रिसोर्सेज. तो पीपल जो है वो रिसोर्सेज को बनाते भी हैं, उनका यूज़ भी करते हैं. एंड आर देम सेल्फ्स रिसोर्सेज, और वो खुद भी क्या है, रिसोर्सेज में काउंट होते हैं विद वेरिंग क्वालिटी. तो जो पीपल हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में खुद भी एज ए रिसोर्स में काउंट होते हैं. कि जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई किसी NGO से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को अवेयर कर रहे हो, आप भी तो एक एज ए रिसोर्स काम आ रहे हो. तो ये चीज़ है. कोल इज़ बट अ पीस ऑफ रॉक. जो कोल है वो क्या है, एक रॉक का टुकड़ा है. अंटिल पीपल वर एबल टू इन्वेंट टेक्नोलॉजी टू ऑब्टेन इट एंड मेक इट रिसोर्स. तो वो तो लोगों ने ही ये पहचाना, इन्वेंट किया. अंटिल पीपल वर टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया टू ऑब्टेन इट. इसको कैसे, मतलब इसकी जो कोल है इसको कैसे एब्स्ट्रैक्ट किया जाए, एंड मेक इट रिसोर्स, और इसको कैसे काम में लिया जाए. तो अगर लोग जो पीपल हैं ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट ना करते, अपना दिमाग लगा के इन्वेंशन ना करते कि कैसे ये जो कोल है इसको हम पहले तो एब्स्ट्रैक्ट करें नेचर से, और उसके बाद उसको किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करें. तो ये ह्यूमंस ने ही तो करके दिखाया है. Natural events like a flood or a tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town. जैसे ये जो नेचुरल इवेंट होते हैं ना, जैसे प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ये डिज़ास्टर कब कहलाती हैं? सिर्फ तब कहलाती हैं अगर वो काफ़ी सारे, जैसे एक क्राउडेड विलेज को या क्राउडेड टाउन को अफेक्ट करती हैं. मान लो अब प्लेन एरिया, वहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, क्या वो डिज़ास्टर में काउंट होएगा? नहीं. तो जब वहाँ पे फसलें नहीं थी, लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, तो आते रहे बाढ़, क्या फ़र्क पड़ता है? तो हैंस पॉपुलेशन इज़ द पाइवटल एलिमेंट इन सोशल स्टडीज़. तो जो पॉपुलेशन है वो सोशल स्टडीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इम्पॉर्टेंट रोल है पॉपुलेशन का सोशल स्टडीज़ को पढ़ने में. It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derive significance and meaning. और ये जो population है इसको हम एज ए रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट मानते हुए काफ़ी सारी चीज़ों की जो है वो स्टडी करते हैं. जैसे कि रेफरेंस पॉइंट होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे पीएच स्केल है, पीएच स्केल में जो 7 है वो रेफरेंस पॉइंट होता है कि भाई इससे ऊपर होगा तो बेसिक होगा सोल्यूशन, इससे कम होगा तो एसिडिक होगा. तो ऐसे ही जो पॉपुलेशन है उसको ये रेफरेंस मान रहे हैं. तो पॉपुलेशन की स्टडी को करते हुए काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में ये पता कर सकते हैं. हैंस पॉपुलेशन द एम्पाइटल एनिमल इन सोशल स्टडी. तो जो पॉपुलेशन है इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच ऑल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड एंड फ्रॉम विच दे डिराइव सिग्निफिकेंस एंड मीनिंग. ठीक है. रिसोर्सेज कैलेमिटीज़ यानी कि आपदाएँ. ठीक है. और आप कह सकते हो दुर्घटना. ठीक है. कैलेमिटीज़ नोट आपदाएँ, दुर्घटना कह सकते हो. ठीक है. डिज़ास्टर्स आर ऑल मीनिंगफुल ओनली इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स. तो ये पॉपुलेशन से ही तो लिंक्ड हैं ये चीज़ें. रिसोर्सेज पॉपुलेशन से लिंक्ड है, कैलेमिटीज़ पॉपुलेशन से लिंक्ड है, डिज़ास्टर जो होते हैं वो पॉपुलेशन से लिंक्ड है. ये तभी मीनिंगफुल हैं इन रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स. ठीक है. तो ये जो नंबर होते हैं ह्यूमंस का नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. तो जो पॉपुलेशन है उसका नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी प्रोवाइड द बेसिक बैकग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग ऑल एस्पेक्ट्स. तो हमें एनवायरनमेंट के इन सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ने में हेल्प करती है क्या? पॉपुलेशन. ह्यूमन बींग्स आर प्रोड्यूसर्स. ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं. एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ्स रिसोर्सेज, और अर्थ का जो रिसोर्सेज हैं उनको कंज्यूम भी करते हैं. फॉर एग्जांपल भाई ह्यूमन्स हैं, उन्होंने पेड़ पौधे उगाए, फसलें उगाई,
तो प्रोड्यूसर भी वही हो गए, और उन फसलों से जो भी आउटकम निकला उनको यूज़ किसने किया, ह्यूमंस ने किया, तो कंज्यूमर भी हो गए। देयरफॉर इट इज़ ये एक एग्जाम्पल था, ओके। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर देयर इन अ कंट्री। इसलिए ज़रूरी होता है ये जानना कि हाउ मैनी पीपल आर, एक कंट्री में कितने लोग हैं, वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, हाउ एंड वाई देयर नंबर्स आर इंक्रीजिंग, कैसे और क्यों इनका नंबर बढ़ रहा है, एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। द सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अस विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। तो इन्होंने कहा कि जो पॉपुलेशन है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो पॉपुलेशन होती है वो, जैसे जो ह्यूमंस हैं वो प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं, तो हमें पॉपुलेशन में क्या चल रहा है, कहाँ रह रहे हैं, उनका नंबर बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं पता। अगर ये हमें चीज़ें पता होती हैं तो बहुत सी चीज़ों में हेल्प मिलती है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, सरकार क्या करवाती है, सेंसस करवाती है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसस के बारे में कुछ बताया गया है कि अ सेंसस इज़ एन ऑफिशियल एनुमरेशन ऑफ पॉपुलेशन डन पीरियोडिकली करवाया जाता है। जो सेंसस है पॉपुलेशन का जो सेंसस है पीरियोडिकली करवाया जाता है। इंडिया में फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन द ईयर 1872। तो ये ईयर याद रखना कि सबसे पहला जो सेंसस है वो कौन से ईयर में कराया गया था, 1872 में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, तो फर्स्ट तो पहले अगर ये पूछा जाए फर्स्ट सेंसस कब हुआ था तो 1872, और अगर ये पूछा जाए फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कब हुआ था तो वो कब हुआ था, 1881 में। कब हुआ था, 1881 में, ठीक है। ये दो आपको ईयर याद रखने हैं। सिंस देन सेंसस हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एवरी 10th ईयर। तो 1881 से आज तक हर 10 ईयर में क्या किया जाता है, रेगुलर सेंसस किया जाता है। द इंडियन सेंसस इज़ द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफिक सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। तो हमारे इंडिया में जो सेंसस कराया जाता है उससे हमें डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन मिलती है, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा, हर तरीके की इंफॉर्मेशन मिलती है। हैव यू एवर सीन ए सेंसस रिपोर्ट, चेक इन योर लाइब्रेरी इफ़ इट हैज़ वन। नाउ वी आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन। पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमें पॉपुलेशन के बारे में बेसिकली 3 सवाल हैं जो ज़रूरी हैं जानने। पहला, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाउ मैनी पीपल आर देयर, कितने लोग हैं, एंड वेयर आर दे लोकेटेड, और कहाँ पर हैं, राइट। तो पहली चीज़ तो हमें देखनी होती है ये, कितने लोग हैं और कहाँ पर लोकेटेड हैं, साइज़ क्या है और उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। दूसरी चीज़, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी कि हाउ हैज़ द पॉपुलेशन ग्रोन, कैसे जो है वो पॉपुलेशन ग्रो हुई, एंड कैसे चेंज थ्रू हुई टाइम के साथ कैसे चेंज हुई। दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है ये। मान लो पहला स्टेप हो गया भाई, चलो ठीक है, देख लिया कितने लोग हैं और कहाँ पर हैं, फिर हमें ये देखना पड़ेगा ग्रोथ किस हिसाब से चल रही है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस हुए हैं ग्रोथ में। थर्ड जो चीज़ हमें देखनी होती है, थर्ड चीज़, कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटीज़ ऑफ द पॉपुलेशन। अब भाई चलो ये भी देख लिया साइज़ क्या है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी देख लिया चेंजेस क्या आए हैं ग्रोथ में, ओवर पीरियड ऑफ द टाइम चेंज क्या हुआ है। तो तीसरी चीज़ अब क्या देखनी बाकी रह गई, क्वालिटीज़ के बारे में भी तो देखो भाई पॉपुलेशन की, ठीक है, कैसे हेल्प आउट कर रही हैं वो समाज को। वट आर देयर एज क्या है उनकी, सेक्स कॉम्पोजिशन कि भाई क्या मेल फीमेल में क्या कॉम्पोजिशन है, लिटरेसी लेवल्स क्या हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है, और हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। तो फिर वो डीपली जाके एक एक चीज़ के बारे में देखना। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हमें क्या करनी होती हैं, कंसर्न विद द 3 मेजर क्वेश्चन अबाउट पॉपुलेशन, राइट। पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी हम पहले फैक्टर को देखेंगे। 3 फैक्टर बताए ना, पहला बताया साइज़ के बारे में और कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, दूसरा हमने क्या देखा ग्रोथ के बारे में, तीसरा हमने देखा फिर छोटे छोटे पॉइंट जो थे भी उनका हेल्थ का क्या चल रहा है, लिटरेसी रेट का क्या चल रहा है। तो 1 बाय 1 अब हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स। तो ये प्रॉपर हमें क्या देने वाले हैं, उसका नंबरिंग देने वाले हैं। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और एरिया कितना है हमारे देश का, तो वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, राइट। ये है हमारे देश का एरिया। इसको भी मैं कर देती हूँ स्टार मार्क क्योंकि ये भी है इम्पोर्टेंट। तो अभी तक हमने देखा कि 17.5% क्या है वर्ल्ड की पॉपुलेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड का जो 17.5% पॉपुलेशन है वो हमारे देश में है,
और एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, विच अकाउंट फॉर 2.4% ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। तो यानी कि 2.4% वर्ल्ड्स एरिया क्या है, यानी कि पूरे वर्ल्ड के एरिया का जो 2.4% है वो क्या है, हमारा इंडिया है। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी हैं। एक तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट हमारे इंडिया में है, 17.5%। एरिया कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और टोटल एरिया का कितना परसेंटेज हमारे इंडिया में है, तो ये है 2.4%। यानी कि पूरे वर्ल्ड के कुल 2.4% में पूरे वर्ल्ड की कुल 17.5% पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। द 2011 सेंसस डाटा रिवील दैट उत्तर प्रदेश विद अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 199 मिलियन इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। तो यूपी क्या है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग यूपी जो है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया है। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो ये दे रखा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड 82.5, इंडिया 17.5, और ये किस वे में थी, पॉपुलेशन में। और ये एरिया वाइज कितना है 2.4%, यानी कि वर्ल्ड के 2.4% में वर्ल्ड के 17.5% पॉपुलेशन रहती है। On the other hand, the Himalayan state of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 people. लक्षद्वीप में इतने कम लोग रहते हैं। लक्षद्वीप आइलैंड है ना, अरेबियन सी में पड़ता है, ये इंडिया का पार्ट है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लीव्स इन जस्ट 5 स्टेट। ऑलमोस्ट 5, ये भी स्टार कर लो कि पूरे इंडिया की ऑलमोस्ट पॉपुलेशन जस्ट 5 स्टेट्स में है। यूपी ऑब्वियसली, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान। मतलब राजस्थान द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया has only 5.5% of the total population of India. Rajasthan being that much big state, in spite of that much big state, उसमें इतनी बड़ी स्टेट होने के बावजूद भी राजस्थान में सिर्फ 5.5% इंडिया की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। ओके, और मेजर पॉपुलेशन कहाँ पर है, यूपी में, और यूपी के अलावा किस में है, महाराष्ट्र में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में और आंध्र प्रदेश में। इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, यानी कि मान लो एक स्टेट इतनी है और एक स्टेट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर अब एरिया तो कम है, लोग बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे ये इतने से एरिया में लेट से 1000 हैं, ठीक है, और ये इतने बड़े एरिया में भी 1000 हैं, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी हुई, ठीक है, पीपल पर मतलब एरिया वाइज। पॉपुलेशन डेंसिटी प्रोवाइड ए बेटर पिक्चर ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो और ज़्यादा अच्छी पिक्चर जो है प्रोवाइड करती है। So India's population as on March 2011 stood at 121.06 million, which account for 17.5% of world's population। यानी कि हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड के पॉपुलेशन का कितना है, 17.5। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। डाटा हमें 2011 वाला ही अभी फॉलो करना है, क्योंकि इससे नेक्स्ट जो सेंसस हमने देखा था कि हर 10 साल में सेंसस आना है, तो इस अकॉर्डिंग वैसे तो 2021 में होना था, पर कोरोना की वजह से ये अभी तक पोस्टपोन्ड है। तो अभी नहीं पता कि एग्जैक्टली कब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो इसीलिए हमें 2011 का ही डाटा मान के चलना है। तो 17.5% है हमारे यहाँ की पॉपुलेशन इंडिया की वर्ल्ड की, यानी कि मतलब यू कैन इमेजिन कि कितने लोग हैं कि पूरे वर्ल्ड का 17.5% हमारे देश में है। ओके, ये आपको याद रखना है। दीज 1.21 बिलियन पीपल, यानी कि ये हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है
आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर आवर कंट्रीज वास्ट एरिया। ठीक है, तो यानी कि अगर इन शॉर्ट अगर हमें ये देना हो तो फिर यानी कि हमारी जो 1.21 बिलियन पॉपुलेशन अनइवन वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये जो आपको दिखाया गया ये दिखा रहे हैं कि पूरे हमारे इंडिया की 16% जो पॉपुलेशन है वो किस में है, यूपी में। दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार। महाराष्ट्र में भी 9%, वैसे बिहार में भी 9%। वेस्ट बंगाल में 8% है और आंध्र प्रदेश में 7% है। मेजर तो हो गई ये जहाँ पर पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब तो ये बस ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन्होंने दिखाया और ऊपर ये कहा था कि भाई डेंसिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा अच्छे से पिक्चर जो है वो क्लियर करता है। नेक्स्ट जो डेंसिटी है इज़ कैलकुलेटेड, ये डेंसिटी के बारे में बता रहे हैं। डेंसिटी इज़ कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सनस पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया में कितने बंदे रहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, और इंडिया जो है वो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। वन ऑफ मतलब पूरे देश की वन ऑफ द कंट्री इंडिया भी है जो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। ओनली बांग्लादेश एंड जापान हैव हायर एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटीज देन इंडिया। मान लो ये इंडिया है, ये बांग्लादेश है और ये जापान है, राइट। तो मान लो लेट्स से हमने तीनों को इक्वल एरिया दे दिया। ठीक है, इक्वल एरिया दे दिया। यहाँ इंडिया में अगर इतने से एरिया में लेट्स से 1000 लोग रहते हैं तो बांग्लादेश में और जापान में 1000 से ज़्यादा हैं। तो यानी कि पर यूनिट एरिया नंबर ऑफ बंदे जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो ये कह रहे हैं कि पूरे देश में सिर्फ बांग्लादेश और जापान ऐसे देश हैं, 2 देश हैं जहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इंडिया से ज़्यादा है, बाकी में नहीं है। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन द ईयर 2011 वॉज, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको याद रखनी है कितनी थी, इसको भी स्टार मार्क कर रही हूँ 382, और ये 2011 के अकॉर्डिंग है 382 पर्सन्स पर पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या है डेंसिटी पॉपुलेशन, ये याद रखना है कितना है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, डेंसिटी इज वेरी फ्रॉम 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन बिहार टू ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। यानी कि डेंसिटी वेरी करती हैं कि बिहार में तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में मान लो 1102 लोग रह रहे हैं, तो वही अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 17 लोग हैं। ठीक है, यानी कि मान लो बिहार के इतने 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जहाँ 1102 हैं, 1102 लोग हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश के इतने एरिया में कितने हैं, सिर्फ 17 लोग। यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, बिहार की ज़्यादा हुई सबसे, और अरुणाचल प्रदेश की क्या हुई, सबसे कम। और टोटल पूरे देश की जो डेंसिटी है पॉपुलेशन डेंसिटी वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं आपको याद करने हैं, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। A study shows that the patterns on uneven distribution of population densities at the state level, तो ये स्टडी दिखाई हुई है। आगे चलते हैं। Note the state with population densities below 250 person per square kilometer rugged terrain, तो ये आगे क्या कह रहे हैं, जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है और जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं जो अगर हैं तो आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन, तो ऐसी जगहों पे पॉपुलेशन जो है वो कम होगी। विच स्टेट्स हैव डेंसिटी बिलो 250 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, तो देखो कि कहाँ पर जो है वो कम है। ठीक है, फिगर 6.3 देख लेना। असम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट्स जो ये पेनिनसुला एरिया में आती हैं, जैसे ये
यहाँ पे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो ये जो स्टेट्स हैं पेनिनसुला में आती हैं, ठीक है। तो ये पेनिनसुला स्टेट और ऊपर जो असम है, ये तो असम एंड मोस्ट ऑफ पेनिनसुला स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज़, मीडियम डेंसिटी है पॉपुलेशन पर एरिया वाइज, जो लोग हैं वो मीडियम है, ना तो हद भीड़ भड़ाका है, ना ये कि बिल्कुल ही कम लोग हैं, मीडियम है। हिली डिसेक्टेड एंड रोकी, जो हिली एरियाज़ हैं जो थोड़ा सा डिसेक्टेड हो चुके हैं, थोड़े से नष्ट हो चुके हैं, रोकी नेचर के जो एरिया हैं वहाँ पर मॉडरेट टू लो, और जहाँ पे मॉडरेट टू लो रेनफॉल है, मीडियम से कम रेनफॉल है, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल्स, सॉइल भी ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, यानी कि मिट्टी भी नॉर्मल है, हैव इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलेशन डेंसिटीज़ इन दीज एरियाज़। तो बस इतनी है कि भाई हाँ लगे कि भाई हाँ पॉपुलेशन है, बस ये, बट ये भी नहीं कह सकते कि भाई हाँ बहुत कम है या ऐसे। द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड केरला इन दी साउथ हैव टू हाई टू वेरी, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स है और जो केरल है यहाँ पर इन द साउथ, ये जो केरल है, हैव हाई टू वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, यहाँ पे या तो ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट है, फ्लैट प्लेन्स हैं विद फर्टाइल सॉइल, सॉइल भी बहुत उपजाऊ है, एंड अबंडेंट रेनफॉल, बारिश भी बहुत होती है। आइडेंटिफाई द 3 स्टेट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 3 ऐसी बताओ नॉर्थ में। देखो एक तो यूपी हो गई, सॉरी डेंसिटी वाइज एक जैसे बिहार हो गया, ठीक है, बहुत हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, राइट। तो इस टाइप की जो है नॉर्थ प्लेन में हमें बतानी है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अब एक पहली चीज़ तो हमने देख ली, पहला पॉइंट क्या था, किसी कंट्री में हम पॉपुलेशन के 3 फैक्टर देखते हैं, उसमें से जो पहला फैक्टर है वो हमने देख लिया। क्या देखा? एक तो पॉपुलेशन का साइज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि साइज़ कितना है हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन का, कि हमारे यहाँ इंडिया की पॉपुलेशन 17.5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन है, एरिया कितना है 2.4 साइज़ ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया है, ठीक है। और इंडिया में जो डेंसिटी है वही, और डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये देख लिया कि भाई कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे डेंसिटी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी किन किन फैक्टर्स पे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी, जहाँ की जो मिट्टी है वो फर्टाइल होगी, राइट। प्लेन एरिया होगा, तो जैसे केरल हो गया, नॉर्थ प्लेन में जो कई स्टेट हो गई वो, तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, आई मीन डेंसिटी ज़्यादा होती है पॉपुलेशन की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, पॉपुलेशन का साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पॉइंट में हम क्या देखेंगे, पॉपुलेशन की ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो उसकी जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है और वो चेंज क्या आया है ग्रोथ में, ठीक है। तो पॉपुलेशन इज़ अ डायनामिक फिनोमिना, पॉपुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो चेंज होती रहती है, स्टैटिक नहीं है। जो नंबर्स हैं पॉपुलेशन के और जो डिस्ट्रीब्यूशन है और जो कॉम्पोजिशन है आर कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। दिस इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ 3 प्रोसेस। ऐसा ये जो चेंज आ रहा है इनमें क्यों आ रहा है, एक तो बर्थ होते रहते हैं, डेथ भी होती रहती हैं, माइग्रेशंस भी होती रहती हैं, बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ से भी लोग बाहर देश में जाते रहते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी देश की पॉपुलेशन के चेंज में, ग्रोथ के चेंज में या फिर उसकी ग्रोथ में, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रेफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेशंस ऑफ अ कंट्री या टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ रेफर करती है, ग्रोथ का मतलब होता है किसी पॉपुलेशन में मतलब एक ड्यूरिंग एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या चेंज आया है, मतलब वो किस टाइप की जो उसकी है ग्रोथ हुई है, एक मतलब लेट्स से 10 साल में ग्रोथ पे क्या हुआ है, ठीक है। सच अ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 2 वेज, और ये जो ग्रोथ है या ये जो चेंज है वो 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक तो नंबर्स में
और एक टर्म्स ऑफ परसेंटेज पर ईयर में, ठीक है। तो एक तो एब्सोल्यूट नंबर में और एक परसेंटेज चेंज पर ईयर के, पर ईयर में परसेंटेज चेंज कैसे आया है, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये कह रहे हैं किसी भी पॉपुलेशन के ग्रोथ में जो चेंज है वो एक टाइम पीरियड के दौरान देखा जाता है। लेट्स से कि 10 साल में क्या चेंज हुआ है, और चेंज किस वे में देखा जाता है, एक तो नंबर्स की फॉर्म में और दूसरा परसेंटेज की फॉर्म में, कि पर ईयर क्या परसेंटेज है, ठीक है। द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डेकेड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, ठीक है। तो जो एब्सोल्यूट नंबर होता है, हमने कहा ना दो तरीके से देख रहे हैं चेंज, एक तो नंबर की फॉर्म में, एक परसेंटेज की फॉर्म में। तो ये जो एब्सोल्यूट नंबर है वो ऐड किया जाता है ईच ईयर, ठीक है। या तो ईच ईयर देखा जाएगा या फिर डिकेड, या यानी कि 10 साल के टाइम के अंतराल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन। और कैसे देखा गया, जैसे मान लो एब्सोल्यूट नंबर के, भाई एब्सोल्यूट नंबर में क्या चेंज आया, लेट्स से 2001 में जितनी पॉपुलेशन थी, फिर देखा 2011 में जितनी पॉपुलेशन है, तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे नंबर्स को, और जो नंबर सब्ट्रैक्शन के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट नंबर होगा पॉपुलेशन के चेंज का, ठीक है। तो ये यही बता रहे हैं कि सब्सट्रैक्टिंग द अर्लियर पॉपुलेशन फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन इट इज़ रेफर टू एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो ये हमारा हो जाएगा कि भाई इतनी एब्सोल्यूट नंबर ये है, इतनी इंक्रीज की है पॉपुलेशन इन 10 सालों में। द रेट ऑफ द और द पेस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज द अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, ठीक है। एक जो हमने क्या देखा, एक हमने देखना है रेट, किस रेट से जो है वो, चलो पॉपुलेशन भाई ठीक है, इन 10 सालों में हमने नंबर देख लिया भाई इतनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि उस इंक्रीज का रेट क्या रहा है, कि वो सडन वे में है या पहले कुछ सालों में ज़्यादा थी बाद में थोड़ी कम थी, या शुरू के सालों में ज़्यादा थी बाद के में, मतलब किस अकॉर्डिंग बढ़ी है, किस रेट से बढ़ी है। इट इज़ स्टडीड इन परसेंट पर एनम। तो ये कैसे स्टडी की जाती है, परसेंट पर एनम, ठीक है। दैट इज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मीन्स दैट इन अ गिवन ईयर देर वॉज एन इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100 persons in the base population. This is referred to as annual growth rate, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था पिछले पैराग्राफ में, इन्होंने बोला कि भाई चलो हमने ये तो देख लिया इन 10 सालों में इतना, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि लेट्स से 2 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ी है इन 10 सालों में, कि आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अब ये 2 करोड़ पॉपुलेशन तो चलो भाई हमने देख लिया कि बढ़ी है, लेकिन किस रेट से बढ़ी है वो ये कह रहे हैं कैसे देखेंगे, वो हम ये देखेंगे कि इंक्रीज ऑफ 2%, एग्जाम्पल दिया कि वो कैसे देखा, लेट्स से रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि दो बंदे बढ़े हैं, ठीक है, इंक्रीज ऑफ 2% फॉर एवरी 100 person इन द बेस पॉपुलेशन, ठीक है। तो लेट्स से कि भाई बेस पॉपुलेशन जहाँ 100 हुआ करती थी, अब बेस पॉपुलेशन को देखते हुए 2 बंदे बढ़े हैं, ठीक है। दिस इज ये एनुअल ग्रोथ रेट है हमारी, ठीक है। इंडियाज पॉपुलेशन हैज़ बीन स्टेडली इंक्रीजिंग फ्रॉम 361 million इन 1951 टू 1210 million इन 2011। तो इतना जो है ये हमारा ना ग्रोथ रेट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रोथ रेट। आगे चलते हैं, ये ग्रोथ रेट का टेबल दिया हुआ है कि 2001 में हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो इतनी थी, 2011 में हमारी टोटल पॉपुलेशन इतनी हुई, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जो इंक्रीज़ है वो कितना हुआ, एब्सोल्यूट इंक्रीज़ हमारा 181.46 हुआ, ठीक है, इतना इंक्रीज़ हुआ कंपेयर करके, राइट। तो एनुअल ग्रोथ रेट हमने जब परसेंटेज में निकालनी हुई तो हमारी कितनी हुई, 1.64। द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज स्टेडली इंक्रीजिंग। तो जो हमारा ये
जो टेबल है उसमें हमें ये पता चला कि 1951 से 1981 तक जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था, विच एक्सप्लेन्स द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 361 मिलियन 51 टू 3683 मिलियन 1981। तो डाटा से हमें ये पता चला कि जो इंक्रीज़ था वो कैसा था, बहुत रैपिड, बहुत फास्ट इंक्रीज़ देखा हमने कब, 1951 से 1981 की जो पॉपुलेशन है उसमें, ठीक है। लेकिन सिंस 1981 हाउएवर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, लेकिन जो हमारा रेट है, जो ग्रोथ का रेट है वो क्या हुआ, डिक्लाइन। ग्रोथ हुई यानी कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई, ठीक है। 1981 से लेके आज तक 2011 के डाटा जो अभी तक हमने देख लिया, अभी तक पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन 1981 के बाद से जो ग्रोथ पॉपुलेशन है वो क्या होने लग गई, डिक्लाइन होने लग गई, समझे। यानी कि जो रेट ऑफ जो ग्रोथ है, ठीक है, वो डिक्लाइन होने लग गई। यानी कि रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन का, रेट ऑफ ग्रोथ स्टार्टेड डिक्लाइन का मतलब क्या है कि पहले जहाँ 10 सालों में लेट्स फॉर एग्जांपल 10,000 लोग पैदा हो रहे थे, तो या फिर पॉपुलेशन में ऐड हो रहे थे, वहीं उसके बाद से ऐड तो हो रहे हैं कि लेट्स से मान लो 1981 से लेके 1991 तक कितने नए लोग ऐड हुए, लेट्स से 10,000, ठीक है। अब 1991 से आगे का जो हमने 10 साल देखे उसमें लोग ऐड ज़रूर हुए, लेकिन जहाँ पहले 10,000 हुए थे वहाँ लेट्स से 8,000 रह गए। ऐड हो रहे हैं, ऐड ज़रूर हो रहे हैं, पॉपुलेशन में एडिशन हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन रेट जो है वो स्लो हो गया है, ठीक है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड बर्थ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली। ड्यूरिंग दिस पीरियड यानी कि 1981 के बाद से जो बर्थ रेट है वो, अब ये रीज़न बता रहे हैं कि क्या रीज़न रहा ग्रोथ के डिक्लाइन का। तो एक तो बर्थ रेट कम हो गए, स्टिल 182 मिलियन people were added to total population in the 1990s alone। बर्थ रेट डिक्रीज हुए, लेकिन हाँ क्या कहते हैं 182 मिलियन पीपल फिर भी ऐड हो रहे थे। इट इज़ असेंशियल टू रियलाइज दैट इंडिया हैज़ ए वेरी लार्ज पॉपुलेशन। आपको रियलाइज़ करना होगा कि इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। व्हेन ए लो एनुअल रेट इज़ अप्लाइड टू अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, तो जब एक जो एनुअल रेट है लोगों का, जब वो एक बड़ी पॉपुलेशन में देखा जाता है, इट यील्ड्स ए लार्ज एब्सोल्यूट इंक्रीज। तो वो क्या फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, एक लार्ज इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। व्हेन मोर देन ए बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट ए लोअर रेट, द टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम्स वेरी लार्ज। यानी कि इनका कहने का मतलब क्या है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, हमारे इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि उसका जो ग्रोथ है, उसका जो इंक्रीज़ है, ठीक है, वो अगर कम रेट पे भी हो रहा है, ठीक है, मतलब कम रेट पे भी अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भी अल्टीमेट जो फाइनल नंबर आता है वो ज़्यादा ही आता है। उसका रीज़न ये है कि ये तो वही बात हो गई, लेट्स से कि मान लो 1 लाख लोग हैं, ठीक है, 1 लाख लोग हैं, तो मान लो 1 लाख लोगों का जो 1 लाख और 1,000, ठीक है। अब 1 लाख लोगों का भी ग्रोथ रेट सेम है और 1,000 लोगों का भी ग्रोथ रेट सेम है। अगर ग्रोथ रेट सेम है इनका, तो 10 साल के बाद हम देखेंगे कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, इसका इससे कम होगा, क्योंकि जो बेस पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी ज़्यादा थी। तो अगर रेट थोड़ा बहुत कम भी होगा ग्रोथ का, तो भी फाइनल प्रोडक्ट तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है।
और लेट्स से आप इस एग्जांपल से समझो कि मान लो 1 करोड़ जो है हमारे बेसिक पॉपुलेशन है कहीं की, और यहाँ की है 1000। इनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, हमारा ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, तो भी फाइनल नंबर ज़्यादा ही होगा, क्योंकि बेसिक पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई ना, तो थोड़ा बहुत ग्रोथ रेट कम होगा तो भी फाइनल नंबर ज़्यादा ही होगा। तो वो यही कह रहे हैं, व्हेन मोर देन ए बिलियन पीपल इंक्रीज इवन एट ए लोअर रेट, द टोटल नंबर बीइंग एडेड बिकम वेरी लार्ज, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी। India's annual increase in population is large enough to neutralize effort to conserve the resource, endowment and environment। तो ये जो इंडिया की जो एनुअल इंक्रीज है ना पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन वो काफ़ी है न्यूट्रलाइज करने के लिए एफर्ट्स टू कंजर्व द रिसोर्स, एंडाउमेंट एंड द एनवायरनमेंट। जितना आप एफर्ट कर रहे हो ना, जैसे मान लो जितना एनवायरनमेंट को, रिसोर्सेज को बचाने में एफर्ट कर रहे हैं, उतना ही वो यूज़ भी हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वो मामला न्यूट्रलाइज हो जाता है। द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट इज़ इंडीड ए पॉजिटिव इंडिकेटर ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द बर्थ कंट्रोल। अब हमने कहा ना कि 1981 के बाद से जो ग्रोथ रेट है इंडिया का क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। इसका ये, हालांकि इन्होंने पिछले पैराग्राफ में कहा कि ग्रोथ रेट डिक्लाइन का मतलब ये नहीं है कि नंबर एडिशन पॉपुलेशन में कम हुई है, वो तो बढ़ता ही रहेगा पॉपुलेशन तो, लेकिन एक वो तरीके से हो रहा है। एक तो होता है कि भाई अंधाधुंध बढ़ रही है, एक हो रही है थोड़ा तरीके से बढ़ रही है। तो ये जो कम रेट है पॉपुलेशन इंक्रीज होने का, ये एक अच्छी बात है, और ये कहीं ना कहीं कैसे पॉसिबल हो पाया, एफर्ट ऑफ द बर्थ कंट्रोल। बर्थ जो है थोड़ा बर्थ के कंट्रोल पे आई मीन कंट्रोल हुआ है। इसके बावजूद द टोटल एडिशन टू द पॉपुलेशन बेस कंटिन्यू टू ग्रो। पॉपुलेशन तो फिर भी बढ़ेगी ना। एंड इंडिया में ओवरटेक चाइना इन 2045, और इंडिया चाइना को शायद ओवरटेक कर लेगा 2045 में, टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन दी वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अब हमने 2 फैक्टर देख लिए पॉपुलेशन में, तीसरा फैक्टर आता है प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ, कि पॉपुलेशन चेंज का और ग्रोथ का क्या प्रोसेस है, ठीक है। देयर आर 3 मेन प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, एक तो बर्थ रेट, एक डेथ रेट और एक माइग्रेशन, ठीक है। तो 3 चीज़ें जो 3 फैक्टर मायने रखते हैं पॉपुलेशन के, वो हैं बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो नेचुरल इंक्रीज, ये आपसे पूछ सकते हैं भाई नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, इसीलिए इसको मैं स्टार मार्क कर लेती हूँ। तो नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। तो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो नंबर का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या होगा, नेचुरल इंक्रीज होगा किसी पॉपुलेशन का। कि जैसे मान लो बर्थ रेट जो होगा डेथ रेट में से हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ये भी आपको डेफिनेशन याद रखनी है कि बर्थ रेट क्या होता है। तो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 persons इन अ ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 persons इन अ ईयर, तो पर 1000 persons इन अ ईयर, राइट। कि मान लो एक ईयर में 800 पर 1000 लाइव बर्थ हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका बर्थ रेट हो गया। इट इज़ अ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया, और ये क्या है, मेजर कॉम्पोनेंट है ग्रोथ का, बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट हैव ऑलवेज बीन हायर देन डेथ रेट। और इंडिया में जो बर्थ रेट हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डेथ रेट से हाई होते हैं, इसीलिए बर्थ रेट जो है वो इंडिया के पॉपुलेशन में मेन कंट्रीब्यूटर होता है। दूसरा आता है डेथ रेट। डेथ रेट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 persons इन अ ईयर की बात हो रही है, और पर 1000 persons में से हमें देखना है। द मेन कॉज ऑफ द रेट ऑफ growth of the Indian population has been the rapid decline in the death rate।
तो जो मेन कोज है इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ का रैपिड डिक्लाइन है डेथ रेट में। डेथ रेट में बहुत कम जो है वो डेथ रेट में डिक्लाइन देखा गया है। ठीक है, कोई पॉपुलेशन कब ग्रो करेगी, पहली चीज़ जो बर्थ रेट अगर हाई होगा और जो डेथ रेट है वो कम होगा। इसका हाई होना ज़रूरी है, इसका लो होना ज़रूरी है, तब एक पॉपुलेशन ग्रो करेगी। हमारे कंट्री में दोनों चीज़ें ऐसे ही हैं, बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट अब डिक्लाइन होने लग गया है, इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। Till 1980, high birth rates and declining death rates led to large difference between birth rates and death rates, resulting in higher rates of population growth. हमने देखा ना कि 1981 के बाद से, हमने पहले पीछे पैराग्राफ्स में देखा था कि जो रेट है, ठीक है, जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है ग्रोथ का, वो क्या हुआ है, कम हुआ है। यानी कि पहले इससे पहले 10 सालों में लेट से 1 करोड़ लोग पैदा हो रहे थे, तो इसके बाद से 10 सालों में 50 लाख लोग पैदा हो रहे हैं, तो कम हो गया। पैदा ज़रूर हो रहे हैं लेकिन पहले से कम है। ठीक है, तो वो यूं कह रहे हैं कि और व्हाट अबाउट 1981 के पहले? तो 1981 से पहले क्या होता था, जो बर्थ रेट हाई होते थे। ठीक है, हाई बर्थ रेट ज़्यादा होते थे, डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स, और डेथ रेट्स क्या होती थी, कम होती थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती थी। तो 1981 के बाद से क्या हो रहा है, जो बर्थ रेट हैं वो भी डिक्लाइन होनी शुरू हो गए धीरे धीरे। ठीक है, रिजल्टिंग इन ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था पॉपुलेशन ग्रोथ का, उसमें भी क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो बर्थ रेट अगर डिक्लाइन होगा तो जो पॉपुलेशन रेट है वो भी तो डिक्लाइन होगा। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस ट्रेंड, ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, तो कि ऐसे कि 1981 के बाद के ट्रेंड की बात कर रहे हैं ये। द थर्ड कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। पहला पॉपुलेशन ग्रोथ का जो कंपोनेंट है वो क्या था, बर्थ रेट। यानी कि बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगा पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी, बर्थ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी। दूसरा फैक्टर था डेथ रेट। डेथ रेट ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कम होगा, और डेथ रेट कम होगी तो पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगा। 1981 से पहले क्या था, बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ। 1980 के बाद से डेथ रेट जो है वो अग्री के थोड़ा मतलब कम हुआ, लेकिन बर्थ रेट भी तो कम हुआ। तो बर्थ रेट भी अगर कम हुआ है तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम होगा। तीसरा फैक्टर इसमें आता है माइग्रेशन। तीसरा फैक्टर कौन सा आता है, माइग्रेशन। अब माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। एक टेरिटरी से, एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना या एक जगह से दूसरी जगह में जाना। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल। अब माइग्रेशन कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं लोग, और इंटरनेशनल, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं। इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ पॉपुलेशन। एक स्टेट से दूसरी स्टेट या विद इन स्टेट अगर लोग जा रहे हैं तो उससे पॉपुलेशन पे फर्क नहीं पड़ता, बट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन विद इन द नेशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे ज़रूर फर्क पड़ता है कि लेट से वेस्ट बंगाल के स्टेट के जो लोग हैं वो लेट से उड़ीसा में चले गए, तो वेस्ट बंगाल में तो पॉपुलेशन कम हो गई ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल देश की पॉपुलेशन में फ़र्क नहीं पड़ता इंटरनल माइग्रेशन से।
जो माइग्रेशन होती है प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की कॉम्पोजिशन में और डिस्ट्रीब्यूशन में माइग्रेशन जो है वो एक की रोल निभाती है, मेन रोल जो है निभाती है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या देखना है कि इन इंडिया द मोस्ट माइग्रेशंस हैव बीन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। शहर गांव से शहर की तरफ गए हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ द पुश फैक्टर इन द रूरल एरिया। पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर, एक होता है पुश फैक्टर। पुश में क्या होता है, आपको कोई चीज खींच रही है अपनी तरफ कि यहाँ आओ, यहाँ ज्यादा फायदा है, तो रूरल एरियाज के लोगों को अर्बन एरिया ने पुश किया कि यहाँ पर आना चाहिए। तो ये जो माइग्रेशन है वो किस फैक्टर से हुई? पुश फैक्टर से हुई। These are adverse conditions of poverty। पुश फैक्टर जो है वो क्यों? अब लोगों को रूरल में कम सुविधाएं देखने को मिल रही होंगी, पॉवर्टी देखने को मिल रही होगी, कुछ तो ऐसा होगा ना जो उनको कि भी लग रहा होगा यहाँ पे हमें वो चीज दिक्कत है हमें, तभी तो वो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि दीज आर एडवर्स कंडीशंस ऑफ पॉवर्टी एंड, और नौकरी भी नहीं थी गांव में, इन द रूरल एरियाज में, एंड पुल ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो रूरल एरियाज थे, ठीक है, सॉरी, जो अर्बन एरिया थे, जो सिटी थे, जो शहर थे, वहां पे क्या था? बढ़ती हुई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज थी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और क्या था? एंड बेटर लिविंग कंडीशन, और रहने की जो कंडीशंस थी वो अच्छी थी। माइग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो माइग्रेशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन चेंज को देखने के लिए। इट चेंजेस not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition। ये सिर्फ साइज को नहीं दिखाता कि लेट से रूरल से अर्बन जो है, मान लो भाई इस महीने 100 बंदे चले गए, इस 100 में वो यूं भी दिखाएंगे कि कितने जो हैं वो मेल हैं, कितने फीमेल हैं। ठीक है, एज भी दिखाएंगे, और एज क्या है? एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो वो ये चीज भी मैटर करती है। ठीक है, तो इट चेंज नॉट ओनली द पॉपुलेशन साइज। तो ये जो माइग्रेशन है इससे खाली साइज में चेंज नहीं आया, बट ऑल्सो द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अर्बन रूरल कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एज एंड सेक्स कॉम्पोजिशन, उस चीज में भी माइग्रेशन से फर्क पड़ता है। पॉपुलेशन वैसे ओवरऑल तो फर्क पड़ा, लेकिन एज वाइज और सेक्स वाइज कॉम्पोजिशन में चेंज हुआ वो भी देखा जाता है। इन इंडिया द रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज रिजल्टेड इन ए स्टेडी इंक्रीज। इंडिया में रूरल से अर्बन माइग्रेशन जो है वो किसका जो नतीजा है वो क्या रहा है? इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सिटीज एंड टाउन्स। तो ये जो रूरल से अर्बन में जो माइग्रेट हुए हैं लोग, उससे सिटी और टाउन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है। The urban population has increased from 17.29% to total population in 1951 to 31.80% in 2011। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 17.29 से बढ़कर 13.80% हो चुकी है। ठीक है, तो यानी कि जहां 1951 में, ठीक है, जहां 1951 में जो रूरल पॉपुलेशन है उसका जो इंक्रीमेंट है वो 17.29% था, वहीं 2011 तक रूरल पॉपुलेशन जो है वो अर्बन पॉपुलेशन जहां 17.29% इंक्रीज हुई थी, वहां 2011 में जो अर्बन पॉपुलेशन है वो कितनी इंक्रीज हो चुकी है? 13.80%। ओके, तो काफ़ी परसेंटेज इंक्रीज हो, यानी कि काफ़ी परसेंट लोग जो हैं वो रूरल से अर्बन में शिफ्ट हुए हैं। राइट, देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज फ्रॉम 35 to 53 in just one decade, that is 2001
2001 to 2011, ये इम्पोर्टेंट है ईयर। इसमें क्या हुआ, एक सडन इंक्रीज हुआ, देखने लायक इंक्रीज, जो नोटिफाइड था, जिसको हम नोटिस कर सकते थे, इन नंबर ऑफ मिलियन प्लस सिटीज। ठीक है, मतलब 30 पहले ऐसे सिटीज मिलियन प्लस, जहाँ पे मिलियन से ज़्यादा लोग हो चुके थे। ठीक है, तो पहले तो सिर्फ 35 थी, 35 से बढ़कर कितनी हो गई 53, सिर्फ 2001 से 2011 के बीच। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं एज कॉम्पोजिशन। एज composition. The age composition of a population refers to the number of people in different age groups in a country. एज कॉम्पोजिशन मतलब, हाँ ठीक है, एक पॉपुलेशन में जो बनते हैं उनको एज ग्रुप में डिवाइड कर दिया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है भाई, कितने से कितने लोग इस एज ग्रुप के हैं, कितने लोग इस एज ग्रुप के हैं, कितने लोग इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं। तो डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया एक पॉपुलेशन को एज के अकॉर्डिंग। टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री ए पर्सनस एज इन्फ्लुएंसेस व्हाट ही और शी नीड्स, बायस, डज एंड हिज और हर कैपेसिटी टू परफॉर्म। तो अब ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट तक, ठीक है, एक पर्सन की जो एज है, तो एक पर्सन की जो एज है उसको इन्फ्लुएंस करती है कि वो जो पर्सन है उसको क्या ज़रूरत है। ठीक है, पर्सन की एज जो है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है उसकी ज़रूरतों को डिसाइड करने का। लेट से अगर कोई बुजुर्ग है उसकी नीड्स कुछ और होंगी, कोई अगर यंग है तो उसकी नीड्स कुछ और होंगी, कोई बुजुर्ग है तो वो कुछ और खरीदेगा, बच्चा कुछ और खरीदेगा, तो वहीं कोई अगर टीनेजर है वो कुछ और खरीदेगा। तो वो यही कह रहे हैं कि टू एन इम्पॉर्टेंट डिग्री ए पर्सनस एज इन्फ्लुएंसेस व्हाट ही और शी नीड्स, बायस, डज एंड हिज और हर कैपेसिटी टू परफॉर्म। Consequently, the number and percentage of population found within the children, working age and aged groups are notable determinants of population's social and economic structure. तो वो ये कह रहे हैं कि इसीलिए, अब क्योंकि हमने कहा ना कि जो एज है वो डिसाइड करती है कि उसकी नीड क्या होगी, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो क्या करना चाहेगा, क्या नहीं करना चाहेगा, देश में उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा। कोई 25 साल का बच्चा कमा रहा है, एम्प्लॉयड है, उसका एक देश में कुछ अलग कंट्रीब्यूशन होगा। एक अगर 80 साल का बुजुर्ग है तो उसका कुछ और कंट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए नंबर एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन फाइंड विद इन द चिल्ड्रन। ठीक है, अब चिल्ड्रन में, वर्किंग एज में और एज ग्रुप में, अब ये डेटरमिनेंट्स हो गए ऑफ पॉपुलेशन सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कि उस देश का जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा। लेट से अगर किसी देश की जो पॉपुलेशन है, जो वर्किंग एज की पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, तो उस देश का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। ठीक है, किसी देश में एज्ड ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं तो उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर अलग टाइप का होगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो जो पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत मैटर करता है। द पॉपुलेशन ऑफ अ नेशन इज़ जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरी। तो पॉपुलेशन को 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले आते हैं चिल्ड्रन, जनरली बिलो 15 ईयर्स। They are economically unproductive and need to be provided with food, clothing, education and medical care। यानी कि ये 15 साल से कम जो हैं, जो चिल्ड्रन हैं, ऑब्वियसली बात है ये फाइनेंशियली इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव हैं। कुछ भी पैसा जो है वो देश को, ये देश की बढ़ोतरी में, ग्रोथ में इनका कोई कंट्रीब्यूशन फिलहाल नहीं है, और बल्कि इनको तो खुद ज़रूरत है फूड की, क्लोथिंग की, एजुकेशन की, दूसरों पे ही इन सब चीज़ों के लिए वो डिपेंड हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वो है वर्किंग एज 15 to 59 ईयर्स। जनरली जो रिटायरमेंट की भी एज होती है 58 ईयर होती है, तो ये वर्किंग एज मानी जाती है 15 to 59 ईयर। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव, इकोनॉमिकली देश को हेल्प करते हैं, एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, और बायोलॉजिकली भी रिप्रोडक्टिव होते हैं। दे कॉम्प्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन, और ये वर्किंग पॉपुलेशन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, इंडिया में जो एज कॉम्पोजिशन है वो भी आप देख लो।
हमारे यहाँ पे जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है कॉम्पोजिशन वो अडल्ट हैं 58.7%, यानी कि जो ये हमने जो वर्किंग एज वाली देखी थी, तो ये जो हमने वर्किंग एज देखी थी इसी में जो अडल्ट हैं वो सब कैटेगरी होती है अडल्ट की, ठीक है। तो और जो एज हैं वो 6.9% हैं और जो चिल्ड्रन है वो 34.4% है, यानी कि सेकंड कैटेगरी जो है वो हमारे देश में ज़्यादा है, राइट। यानी कि इकोनॉमिक हिस्सा देने के लिए कंट्री को वो पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब आ जाते हैं एज, और ये जो है इंडिया की एज कॉम्पोजिशन। अब नेक्स्ट है एज अबाउ 59 ईयर्स, ठीक है। दे कैन बी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव थो दे मे हैव रिटायर्ड। रिटायरमेंट के बाद भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो सकते हैं। दे मे बी, ये जो हमने ऊपर जो देखा था ये आप याद रखना, ये जो परसेंटेज है ये भी याद रखना कि पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज है वो है अडल्ट्स की, ऑलमोस्ट 60%। हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट 60% अडल्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे आ जाते हैं चिल्ड्रन, ठीक है, ऑलमोस्ट 35%, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी कंट्री का जो 35% है वो है चिल्ड्रन, और सिर्फ 7% के आसपास क्या है एज्ड हैं, राइट। तो जो एज्ड हैं दे मे बी वर्किंग वॉलेंट्रीली, मतलब वैसे तो भाई रिटायर हो चुके हैं लेकिन अपनी मर्जी से वो काम कर सकते हैं, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। तो मतलब सरकार के थ्रू उनको, मतलब भर्ती जो होती है सरकारी भर्ती, उनके थ्रू तो देखो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, बट हाँ बाकी किसी काम में वो अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज्ड अफेक्ट द डिपेंडेंसी रेशियो बिकॉज दीज ग्रुप्स आर नॉट प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो किसी कंट्री में अगर चिल्ड्रन और एज्ड पर्सन जो है वो ज़्यादा हैं तो ये किसी देश को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में नहीं आते, ना तो ये रिप्रोड्यूसर की कैटेगरी में आते हैं बायोलॉजिकली, और ना ही ये इकोनॉमिकली प्रोडक्शन की कैटेगरी में ज़्यादा आते हैं। तो इसीलिए ये जो हैं वो नॉन प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ द 3 ग्रुप्स इन इंडियाज पॉपुलेशन इज ऑलरेडी प्रेजेंटेड, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर है वो हमने देखना है सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द कैटेगरी। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है, कि नंबर ऑफ फीमेल क्या है पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन, पर 1000 मेल्स, ओके। तो ये क्या है सेक्स रेशियो। एक चीज आप याद रखना सेक्स रेशियो देखते टाइम, तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि पर 1000 मेल्स सेक्स रेशियो हमेशा किस में देखा जाएगा, पर 1000 मेल्स में देखा जाएगा। दिस इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन सोसाइटी एट ए गिवन टाइम। तो ये जो सेक्स रेशियो है ये इक्वालिटी को मेजर करने के